Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to solve remaining questions of section B for chemistry ICSE class 10 improvement examination for the year 2025. So remaining questions starting from question number 6, part 1, option number A is an acid present in vinegar. तो vinegar में क्या होता है? Acetic acid. It means CH3COOH. ये vinegar आ गया, vinegar में acetic acid आ गया. Second is an oxide which dissolve in water forming an acid. तो we all know कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में. तो इनमें से नॉन मेटल कौन आया है? SO2. तो SO2 जो गिवन है उन्हीं में से लेना है, इसीलिए तो सल्फरस एसिड बनता है. H2SO3 सल्फरस एसिड बनता है इस केस में. इन सी पार्ट, सी में एन सॉल्ट, अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस. तो इनकम्प्लीट हुई है यानी कि एक H रह जाना चाहिए, तो वो किस में रह गया है? NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट में एक H रह गया है, तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन इसी को बोलते हैं. नाउ इन सेकेंड पार्ट ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर. तो अब अपने इसमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं. पहला आ रहा है हाइड्रोनियम आयन के लिए. हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या है? H3O+. आपको फॉर्मूला पता होगा तभी, और प्लस भी हमने जरूर लगाना है. तो ऑक्सीजन आ गया, एक लोन पेयर आ जाएगा ऑक्सीजन के लिए, एक यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा और दो कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएंगे. तो एक लोन पेयर हमने साइड में लिख भी देना है. 1 लोन पेयर, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इधर इधर आ गए, और ये जो है ये डेटिव बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया, जिसका सिंबल हम एरो लगा के बनाते हैं. तो ये हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन इसके बाहर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप प्लस नहीं लगाओगे इस तरह से. नाउ इन बी पार्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन के पास आपके पास दो दो होते ही आपको पता है, ये भी 6 होते हैं टोटल, वो हम 6th वाला जो है वो बीच में बना देंगे. तो ये इस तरह से एक बीच में आ गया, यानी कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है. तो O और O के बीच में ये हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना, और ये सारे हमारे लोन पेयर है. आप चाहो तो उसको डॉट से दिखा सकते हो, आपको विजिबल हो जाए इसलिए मैं क्रॉस से दिखा रही हूँ. तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया जिसमें कि दो लोन पेयर दोनों ऑक्सीजन के पास रिमेनिंग रह जाते हैं. इन सी पार्ट में आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड. तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? 2. तो हम 2 डॉट दिखाएंगे. ऑक्सीजन की वैलेंसी अभी हमने देखा 6 है, ये आ गया. अब इसने अपने ये इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, कैल्शियम ने नॉन मेटल ऑक्सीजन को दे दिए, यानी कि कैल्शियम ने 2 दिए हैं तो 2+ आ जाएगा, और ऑक्सीजन ने ले लिए 1 2 3 4 5 6, तो इसके ओरिजिनल थे, और ये 2 जो डॉट हैं ये इसने इससे ले लिया है. तो इट मीन्स इसके ऊपर 2- आ जाएगा. तो कैल्शियम पे 2+ और ऑक्सीजन के ऊपर 2-, तो कैल्शियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आ जाएगा ये. नेक्स्ट आपके पास फिर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है. गिवन बिलो इज द डायग्राम फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ, दिख ही रहा है आपको, नाइट्रिक एसिड की बनती है. ठंडा करते हैं तो नाइट्रिक एसिड का डायग्राम होता है, बहुत कॉमन डायग्राम है. नेम द रिएक्टेंट लेबल्ड वाई. अब इसके अंदर आपने नाम देने हैं क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं. सबसे पहले कौन सा रिएक्टेंट वाई, ये KNO3 के साथ, नाइट्रिक के साथ हमने किसको लिया है? किसको? नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट आप KNO3 को बोलते ही हैं. इसके साथ आपने क्या लिया है? तो ए ऑप्शन में सिर्फ आपको लिखना है कि आपने क्या लिया है. कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आप लिख सकते हैं. वैसे सिंबॉलिकली लिखने की बजाय पूरा नाम देंगे ज्यादा बेटर है. राइट, क्योंकि नेम में मतलब नाम पूरा ही देना है. राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन वाई एंड नाइट्रेट. तो KNO3 नाइट्रेट आपको पता ही है, प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. बैलेंस इक्वेशन देने का मतलब आपको पता है कि सब कुछ देना है आपको, टेम्परेचर भी देना है, 200 डिग्री सेल्सियस जरूर लिखेंगे. KHSO4 एसिड सॉल्ट ही बनता है इसमें भी, और साथ में नाइट्रिक एसिड HNO3. ये हो गया आपके पास, इसका बैलेंस ही है ऑलरेडी, ये इक्वेशन बैलेंस ही है, पूरा आपको लिखना है बस. नेक्स्ट इज द कंप्लीट apparatus इज मेड अप ऑफ ग्लास. से क्यों बनता है? बिकॉज नाइट्रिक एसिड वेपर्स अटैक ऑन रबर एंड कॉर्क पे अटैक कर देती हैं, तो इसीलिए हमें ग्लास का ही apparatus यूज करना पड़ता है. रीजन है इसमें. In D part, state why concentrated HNO3 appears slightly yellowish in color when left standing in a glass bottle for long time. Because due to dissolution of reddish brown colored, कौन है reddish brown color का? NO2. NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, उसके घुलने की वजह से एसिड के अंदर. और वो क्यों बनती है? विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द बॉटल व्हेन केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो पूरा आपको रीजन देना है कि कलर NO2 का आया है जो रेडिश ब्राउन है, ये तो आपको वैसे भी याद ही होगा. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ प्योर एल्यूमिना बाय हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आपका पार्ट 1 है। तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के अंदर द रिएक्शन अकरिंग एट द एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन हो रही है। तो ऑक्सीडाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आपके पास ऑक्सीजन है 6O2 माइनस 12 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यानी कि 6O हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन वो बन रहे हैं, और फिर 3O और 3O से हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल बन गया, ऑक्सीजन का एटम से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया, यानी एनोड पे ऑक्सीडाइजेशन हुई है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास कार्बन है, और कार्बन को जब ये ऑक्सीजन मिलती है तो वो पहले कार्बन मोनो बनाता है, और फिर कार्बन मोनो को जब ऑक्सीजन मिलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये चीज हमें लिखनी है, ये वाली मेन रिएक्शन आपको एनोड पे लिखनी है, क्योंकि आपको पता है इसमें ऑक्सीडाइजेशन हो रही है। नेक्स्ट है द रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होनी है क्योंकि गेन होंगे इलेक्ट्रॉन। तो गेन कौन कर रहा है, एल्यूमिनियम कर रहा है। बैलेंस करने के लिए हमें 4 लगाना है। गेन कितने करेगा, जितने उसने दिए हैं, 12 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 4 एल्यूमिनियम यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, कहाँ पर, कैथोड पर। तो ये रिडक्शन हो रही है, हमेशा ही कैथोड पे रिडक्शन होती है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है जब भी हम ऐसी वाली रिएक्शंस करते हैं। गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग ओर्स, आपको केमिकल फॉर्मूला देना है क्रायोलाइट के लिए। तो क्रायोलाइट इज Na3Al(F6), केमिकल फॉर्मूले में पूरा सिंबल्स के साथ लिखना है आपने। नेक्स्ट इज हेमेटाइट। अब अगर हम रेड हेमेटाइट की बात करते हैं तो Fe2O3 आ जाएगा, बट अगर हम ब्राउन हेमेटाइट की बात करते हैं तो Fe2O3 के साथ 3H2O भी आएगा, बट आप Fe2O3 लिखेंगे तो आई थिंक मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल हेमेटाइट ही पूछा है। थर्ड पार्ट में फिर से आपको रिएक्शंस देनी है। बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट विद HCl रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, KCl बनाएगा, वाटर बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी, क्योंकि के अंदर आपके पास आए। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन देनी है। कहीं भी आपको बैलेंसिंग लग रहा है कि अनबैलेंस है तो आपको करनी है, हालांकि ये वाली तो बैलेंस हो गई। इन सेकेंड पार्ट, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथेन यूजिंग सोडा लाइम। तो सोडियम प्रोपोनेट आप लेंगे C2H5COONA प्लस यहाँ पर सोडा लाइम मतलब NaOH, और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर सोडा लाइम बनाते हैं, और टेम्परेचर भी लगभग 300 या 350 डिग्री सेल्सियस का दिया हुआ है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, लेकिन प्रिपरेशन किसकी है, इथेन की, तो C2H6 तो बनाना है, तो इथेन प्रिपेयर हो जाएगा, और यही लेबोरेटरी प्रिपरेशन की रिएक्शन है। नेक्स्ट है वार्म वाटर इज एडेड टू एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी 3 होती है, नाइट्राइड की वैलेंसी भी 3 होती है, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड को हम AlN से लिखते हैं। अब इसमें हमने वार्म वाटर ऐड किया, बैलेंसिंग के लिए 3 लगाएंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड इज फॉर्म अलोंग विद एमोनिया, एमोनिया बनेगा यहाँ पर। लेबोरेटरी प्रिपरेशन एमोनिया में आपने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है, जहां पर हम मेटल नाइट्राइड से ही एमोनिया को बना रहे हैं, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एल्यूमिनियम नाइट्राइड या मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये दोनों हर बार ऑल्टरनेटिवली आती है पेपर में। तो वार्म वाटर ऐड करते हैं हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड में और एमोनिया फॉर्म हो जाता है। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, nitrogen and hydrogen combine in the presence of a catalyst to give ammonia gas। हेबर प्रोसेस पता है आपको। नेम द कैटलिस्ट यूज, तो कैटलिस्ट कौन सा यूज हुआ है, फाइनली डिवाइडेड आयरन यहाँ पर यूज हुआ है, तो कैटलिस्ट का नाम आ गया। नेक्स्ट इज एट व्हाट टेम्परेचर डज द अबव रिएक्शन अकर, तो 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन है, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं ज्यादा, ताकि बच्चे इजीली इसमें पासिंग मार्क्स स्कोर कर पाए। बट ऑप्टिमम प्रेशर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो हमें अबव 200 एटमॉस्फेयर रखना होता है, अदरवाइज 200 से 900 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक इसमें होता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो रहता है वो 250 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते हैं हम, प्रैक्टिकली 250 एटमॉस्फेयर पे इसको रिएक्शन को किया जाता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 अगेन, विच इज ए न्यूमेरिकल from stoichiometry।
1 mole of carbon dioxide occupies 24 dm cube at room temperature and pressure। अब आप कहोगे 1 मोल है तो एसटीपी पे तो स्टैंडर्ड टेम्प होना चाहिए था, हमें पता है कि 22.4 होना चाहिए था, लेकिन उसने रूम टेम्परेचर लिया है तो इसलिए 1 मोल का ऑक्यूपेशन इतना होगा। इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल है, जिसमें वेट इन ग्राम हम लेते हैं। मेरी वीडियो में अगर आपने देखा होगा इसी फॉर्मूला से, इसी एक फॉर्मूला से पूरा चैप्टर मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ। अगर अभी भी आपने मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप देखो, वॉल्यूम इन लीटर लेना है आपने, और लीटर या डीएम क्यूब एक ही बात होती है, तो इस क्वेश्चन में डीएम क्यूब को भी हम यही लेंगे और नीचे 22.4 क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू होती है तो वो हम ले लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए 22.4 ना लेके हमने क्या लेना है 24, क्योंकि उसने वो रूम टेम्परेचर पे लिया, स्टैंडर्ड पे नहीं लिया, तो हमारे सारे कैलकुलेशंस में 22.4 की जगह हम 24 लेंगे। अब इसमें 1 मोल है तो यानी n की जगह पे 1 आ गया, ऑफ CO2 ऑक्यूपाई 24 डीएम क्यूब, तो 24 आ गया। और हमें कैलकुलेट क्या करना है फर्स्ट वाले में, मास ऑफ 6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले अगर हम वेट से भी करेंगे तब भी इसका वेट हमें नहीं पता, वेट इन ग्राम हमें निकालना है, इस वेट को हम W रहने देते हैं। मॉलिक्यूलर मास हमें कार्बन डाइऑक्साइड का पता ही है कितना होता है, 12 प्लस 32 यानी कि 44, तो ये आ गया 44 इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज 6 और नीचे भी 24, तो हम इन्हीं चारों को यूज करके यहां से वेट निकाल सकते हैं। मास ही पूछा गया हमने, तो वेट इज इक्वल टू 6 इंटू 44 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 24 नीचे है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आपके पास आ रहा है 6 4 और 4 ये 11 यानी कि 11, और 11 ग्राम हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा फॉर ए पार्ट। अब बी पार्ट के लिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पर मास गिवन है तो फिर से हम फॉर्मूला यही वाला लगाएंगे, लेकिन इसमें ये चीज 60 गिवन है तो 60 अपॉन मॉलिक्यूलर मास तो वही रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होगा 60 अपॉन 44, लेकिन इस बार भाग को वॉल्यूम बतानी है तो वॉल्यूम हमें बतानी है और डिवाइडेड बाय जो हमारे दिया है 24 वही लेंगे, तो वी डैश का क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 62 इंटू 24 अपॉन 44, तो इसको भी कट कर देते हैं तो आपके पास डेसिमल में ही आएगा ये वाला आंसर, तो कटेगा। एक बार आप इसको 4 से ही कट कर दो, 4 6 और 11 यानी कि 360 अपॉन 11 और आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 32.73 लीटर का आंसर इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम पूछिए तो लीटर में ही होगी, जिसमें हमें यूनिट दिया है वैसे भी ऐसा यूनिट में आंसर देना होता है। नाउ डिफाइन, तो आगे डेफिनेशन आ रही है, पहला आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट आर द कंपाउंड्स व्हिच ईदर इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट होता ही वही है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। नेक्स्ट इज कैटेनेशन, कैटेलेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, जरूरी नहीं है कि हम कार्बन ही ले रहे हैं, हम जनरल वर्ड एटम यूज करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू फॉर्म चेन ऑफ डिफरेंट साइज, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ चेन भी बनती है, ऑफ डिफरेंट साइज भी बनती है। तो कैटेनेशन का मेन वर्ड आपका कीवर्ड है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। थर्ड है नेम द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉलिंग सॉल्ट। अब हमें तो वैसे नाम ही देना है, हम चाहें तो बाकी पूरी रिएक्शन ना दे, लेकिन आपके समझाने के लिए मैं दे रही हूँ। पहला बोला उसने सॉल्ट बनाना है हमने कॉपर कार्बोनेट के लिए, तो कॉपर कार्बोनेट बनाना है आपने, तो इसके लिए आप क्या कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, डबल डिकम्पोजिशन, क्योंकि अगर हम कॉपर सल्फेट को लेंगे और कॉपर सल्फेट को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा, हमें कॉपर कार्बोनेट ही बनाना है तो कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा जिसकी प्रेसिपिटेट बनती है, तो इसमें हम Na2CO3 भी ले सकते हैं, NaHCO3 भी ले सकते हैं, तो कॉपर कार्बोनेट की प्रेसिपिटेट बन जाती है। आपको मेथड का नाम लिखना है, मेथड इज डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन मैंडेटरी नहीं है, अगर पूछी जाएगी तो आपने लिखनी है, इसमें नेम ही लिखा है तो आप बस ऐसी सिर्फ नाम लिख सकते हैं। सेकेंड इज सोडियम सल्फेट बनाना है, तो सोडियम सल्फेट आप न्यूट्रलाइजेशन से बना सकते हैं। कैसे न्यूट्रलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं इस चीज की, आपने बेस ले लिया NaOH और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट जो आपको बनाना है, और साथ में वाटर, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन है तो वाटर तो बनेगा। थर्ड आता है फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड का मेथड है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जिसको हम सिंथेसिस भी बोलते हैं। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन यानी सिंथेसिस हो गया, आयरन लिया आपने, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दिया, बैलेंस करने के लिए 3 लगाया, FeCl3 बन जाएगा, 2FeCl3 आंसर आ गया फेरिक क्लोराइड।
इन फोर्थ पार्ट कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें भी आपको बैलेंस ही करना है, केमिस्ट्री है ही बैलेंस्ड इक्वेशंस का ही खेल है ना। C2H5Br, तो ये हम कौन सी रिएक्शन करने जा रहे हैं, KOH, वही एल्कोहलिक फॉर्म में आपने लिया है, तो बनेगा क्या, कंप्लीट भी करना है बैलेंस भी करना है। ये रिएक्शन बेसिकली हमने कहाँ पढ़ी हुई है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन, डिहाइड्रोहेलोजनेशन हमने इसका किया तो C2H4 यानी इथीन बन जाएगा और साथ में आपके पास KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर बन रहा है। डिहाइड्रोहेलोजनेशन मतलब वो अलग हो गया, K और Br अलग हो गया और यहाँ पर आपके पास इथीन फॉर्म हुई है डबल बॉन्ड वाली। नेक्स्ट है एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल C2H5OH, इथाइल एल्कोहल आपने लिया है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, तो जब हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया और 170 का, इसमें आपने देखा अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन इस केस में तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 फिर दोबारा से इथीन ही बन रहा है और साथ में वाटर। इथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से इथीन फॉर्म हो रहा है। इन सी पार्ट CH4 है मीथेन और क्लोरीन, मीथेन और क्लोरीन से क्या होना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, जिसमें आपको एरो के ऊपर डिफ्यूज्ड सनलाइट ये वर्ड भी लिखना है क्योंकि ये उसी की प्रेजेंस में होती है। एरो के ऊपर डिफ्यूज सनलाइट लिख के नीचे आपको 600 केल्विन तक का टेम्परेचर शो करना है। क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन CH3Cl, क्लोरोमीथेन और साथ में HCl, ये इतना आपको लिखना है। अगर आपको लग रहा है कि बैलेंस नहीं है तो पहले आप एक बार के लिए बैलेंसिंग चेक भी करें। क्लोरोमीथेन बन रहा है लेकिन साथ में आपको बैलेंसिंग भी चेक करनी पड़ेगी, हालांकि ये बैलेंस्ड हैं। इनमें से किसी भी रिएक्शन में बैलेंसिंग के लिए हमें कुछ लगाना नहीं पड़ा। फर्स्ट वाले में डिहाइड्रोहेलोजनेशन हो रही है, सेकेंड वाले में डिहाइड्रेशन हो रही है और थर्ड वाले में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने ये देखा हुआ है कि एक एक करके सब्स्टिट्यूट होता जाता है क्लोरीन। तो ये CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन बन गया, फिर आगे जाता जाएगा तो डाइक्लोरो फिर ट्राइक्लोरो ऐसे बनता जाएगा। With this, our question paper is over. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Hope you like the solutions. मुझे पता है कि अभी बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि इम्प्रूवमेंट पेपर और बहुत कम स्टूडेंट्स ने दिया और ऑलरेडी अब उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, बट फिर भी मैं ये बना रही हूँ नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्लीज शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो.